नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में आप पाठ्य पुस्तक का जो अध्याय है वन्य एवं वन्यजीव संसाधन, वन्य एवं वन्यजीव संसाधन पाठ से ही आपने विभिन्न प्रकार की जो वनों का उपयोग है, वनों के विनाश के कारण है, किन किन कारणों से हुआ, हिमालयी यव क्या है, इसके बाद में भारत जैव विविधता को कम करने वाले कारकों के बारे में आपने पढ़ा। वनों के विनाश से कौन कौन से सांस्कृतिक प्रभाव पड़ रहे हैं, इनके बारे में आपने पढ़ा। आज हम शुरुआत करते हैं इसी अध्याय को आगे बढ़ाते हुए। तो भारत के अंदर जो भारत में वन और वन्य जीव का संरक्षण किस प्रकार किया गया है, तो भारत में वन और वन्य जीवों का संरक्षण, जीवों का संरक्षण अपन चर्चा करते हैं कि भारत में वन और वन्य जीवों का जो संरक्षण है वो किस प्रकार किया गया है, कौन कौन से अधिनियम लागू किए गए हैं वन और वन्य जीव संरक्षण के लिए। तो इसके लिए अपन जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। विभिन्न प्रकार की जो बाघ परियोजनाएं हैं उनके बारे में अपन इसमें चर्चा करेंगे। इसके बाद में कौन कौन से नियम और कानून लागू किए गए हैं, कौन कौन सी जातियों को प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, इस वीडियो में अपन इसी की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि वन और वन्य जीव, वन्य और वन्य जीव, वन और वन्य जीव का, वन और वन्य जीवों का आज के युग में तेज गति से अगर ह्रास हो रहा है, वन और वन्य जीवों का तेज गति से होते ह्रास के कारण इनका संरक्षण आवश्यक है, इनका संरक्षण आवश्यक है। देखिए कि आज मनुष्य अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार से वन और वन्य जीवों का जो पतन कर रहा है, इस कारण से आज वन और वन्य जीवों के संरक्षण की हमारे को अति क्या है, आवश्यकता है। अब वन और वन्य जीवों का जो संरक्षण है वो आवश्यक क्यों है, तो पीछे के अध्याय में भी अपन चर्चा कर चुके हैं कि वन और वन्य जीव हैं जो पारिस्थितिक जो तंत्र है उसका संतुलन क्या करते हैं, ये बनाए रखते हैं। और प्रकृति पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए ये चीजें क्या हैं, जरूरी हैं। अगर हम वन और वन्य जीवों का संरक्षण नहीं करेंगे तो आने वाला जो भविष्य है हमारा वो काफी खतरे में होगा। आज के युग में भी आप देख रहे होंगे कि विभिन्न प्रकार का जो पर्यावरण प्रदूषण है, विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय आपदाएं हैं, बाढ़ है, सूखा है, ओजोन परत में छेद है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो मात्रा बढ़ती जा रही है, भूमि के तापमान का जो बढ़ना है, ये सारे कारण भारत वन और वन्य जीवों का जो ह्रास हो रहा है उन्हीं के कारण है। तो देखिए आगे अपन चर्चा करते हैं कि भारत में उन्नीस और कि भारत के अंदर 1960 और 70 के दशकों में वन और वन्य जीवों के पर्यावरण संरक्षणों ने
ने भारत के अंदर 1960 और 1970 के जो दशक थे उसमें पर्यावरण जो संरक्षकों ने राष्ट्रीय वन्य जीवन सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग की। राष्ट्रीय वन्य जीव सुरक्षा कार्यक्रम की मांग की। देखिए कि भारत के अंदर 1960 और 1970 के दशक में जब देश की आज़ादी के बाद में विभिन्न प्रकार के जो पर्यावरण संरक्षक हैं उन्होंने राष्ट्रीय वन्य जीव सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर क्या की मांग की। इसके बाद में ही भारतीय सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के वन और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए अनेक प्रकार के कदम उठाए। इसी में अपन चर्चा करेंगे कि भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम 1972 को लागू किया गया। इसके बाद भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम, भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम 1972 लागू किया गया अब बात करते हैं अपन कि भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 क्या है, इसके लिए कौन कौन से प्रावधान उठाए गए हैं। तो जब राष्ट्रीय वन्य जीव सुरक्षा कार्यक्रम की मांग की गई तो इसके बाद में भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 को क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। अब राष्ट्रीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 है, इसको लागू करने के पीछे क्या कारण थे, कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से मापदंड इसमें किए गए। तो देखिए इसके तहत क्या किया गया। सबसे पहले देखिए कि इस कार्यक्रम में सबसे पहले देखिए कि राष्ट्रीय वन्यजीव जो सुरक्षा अधिनियम है, इस कार्यक्रम के तहत जो बची हुई जो संकटग्रस्त जातियां थी, बची हुई संकटग्रस्त जातियों का बचाव किया गया, कि जो संकटग्रस्त जो जातियां थी, जो लुप्त होने की कगार पर थी, उनका बचाव किया गया। इसके बचाव के लिए इसमें कौन कौन से जो प्रावधान थे वो अपनाए गए। तो सबसे पहले बात आती है कि शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया, शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया। इसके बाद में शिकार पर प्रतिबंध लगाने के बाद में कि कोई भी व्यक्ति जो आरक्षित जो क्षेत्र है, रिजर्व क्षेत्र है, उसमें जो अवैध जो आखेट था उस पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए गए। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं आगे कि वन्यजीव आवासों का कानूनी रक्षण, वन्यजीव आवासों का रक्षण किया गया कि वो क्षेत्र जहां वन्यजीव सबसे अधिक रहते हैं उनके आवासों को सुरक्षित किया जाए ताकि उनकी संख्या में निरंतर क्या होती रहे, वृद्धि होती रहे। जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाई गई, जंगली जीवों के व्यापार पर रोक, जंगली जीवों के व्यापार पर क्या लगाई गई, रोक लगाई गई। इसके बाद में अगर अपन चर्चा करते हैं नेक्स्ट आगे
रोक लगाई गई। इसके बाद में इनकी सुरक्षा के लिए कानून बनाए गए, कानून बने। तो देखिए कि राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण जो अधिनियम 1972 को लागू कर दिया गया, इसका जो मुख्य उद्देश्य था, जो बची हुई जो संकटग्रस्त जातियां थी, इनका बचाव किस प्रकार किया जाए, इसके लिए विभिन्न प्रकार के कानून बनाए गए। शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया, वन्य जीवों के जो आवास थे उनका रक्षण किया गया, जंगली जीवों के व्यापार पर क्या लगाई गई, रोक लगाई गई। इसके बाद में नंबर 3 अगर अपन बात करते हैं कि वन और वन्य जीव संरक्षण के लिए और क्या कदम उठाए गए, तो देखिए कि सरकार द्वारा अनेक और भी कार्यक्रम किए गए। सरकार द्वारा जो राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव पशु विहार स्थापित किए गए। सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यान व पशु विहार स्थापित किए गए। राष्ट्रीय वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम के तहत ही इनकी संरक्षण प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यान और पशु विहार स्थापित किए गए। राष्ट्रीय उद्यान तो आप जानते होंगे, जैसे कि ओलादेव वना पक्षी अभ्यारण्य है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है, सीता माता अभ्यारण्य है, कृष्णमृग अभ्यारण्य है, बांधवगढ़ अभ्यारण्य है, काजीरंगा अभ्यारण्य है। तो इस प्रकार के सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय उद्यान व पशु विहार क्या किए गए, स्थापित किए गए। और देखिए और कुछ विशेष प्रकार के जो प्राणी थे उनका संरक्षण या रक्षण प्रदान करना था। इसका उद्देश्य कुछ विशेष प्रकार के प्राणियों को सुरक्षित करना था। कि जो राष्ट्रीय उद्यान और जो पशु विहार स्थापित किए गए, इसका जो उद्देश्य था तो कुछ विशेष प्रकार के प्राणियों को सुरक्षा मुहैया कराना इसका मुख्य क्या था, उद्देश्य था। जैसे देखिए बाघ, एक सींग वाला गैंडा, काजीरंगा अभ्यारण्य में सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसके अलावा बाघ है, एक सींग वाला गैंडा है, कश्मीरी हिरण है, कई प्रकार की जो मगरमच्छ की जो प्रजातियां हैं, 3 प्रकार की मगरमच्छ की प्रजाति आती हैं, 3 प्रकार की मगरमच्छ की प्रजातियां, 3 प्रकार की मगरमच्छ की प्रजातियां जिसमें से आते हैं 3 प्रकार की जो मगरमच्छ प्रजाति है, इनको भी बचाना था। जैसे स्वच्छ जल मगरमच्छ, लवणीय जल मगरमच्छ और घड़ियाल। साफ जल में रहने वाले, साफ या स्वच्छ जल में रहने वाले
मगरमच्छ, साफ या स्वच्छ जल मगरमच्छ, लवणीय जल में रहने वाले लवणीय जल मगरमच्छ, और घड़ियाल। इसके अलावा जो एशियाई शेर है, एशियाई शेर आप भी शामिल है, आप भी शामिल है। तो देखिए, ये भारत में वन और वन्य जीवों का संरक्षण के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय उद्यान और पशु विहार स्थापित किए गए, जिसका उद्देश्य विशेष प्रकार के प्राणियों को सुरक्षा मुहैया कराना था। वो प्राणी कौन कौन से हैं? जैसे बाघ है, एक सींग वाला गैंडा है, कश्मीरी हिरण है, 3 प्रकार की मगरमच्छ की प्रजातियां आ गई, साफ जल में रहने वाले मगरमच्छ, लवणीय जल मगरमच्छ जो खारे पानी में रहते हैं, और घड़ियाल और एशियाई शेर। इसके अलावा कुछ जानवर हैं, इनके अलावा कुछ प्राणियों की रक्षा के लिए, कुछ प्राणियों की रक्षा के लिए प्रतिबंध लगाए गए। शिकार, कुछ प्राणियों की रक्षा के लिए शिकार पर प्रतिबंध लगाए गए, प्रतिबंध लगाए गए। जैसे इसकी बात करते हैं तो इनमें से जो प्राणी कौन कौन से हैं, जैसे भारतीय हाथी है, काला हिरण है, भारतीय हाथी, काला हिरण, इसके अलावा काला हिरण हो गया, भारतीय हाथी हो गया, चिंकारा है, गोडावण है, चिंकारा, गोडावण। तो चिंकारा राजस्थान का राज्य पशु है, और गोडावण क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है, जिसका प्रसिद्ध भोजन तारामीरा है। इन प्राणियों की रक्षा के लिए शिकार पर प्रतिबंध लगाए गए, भारतीय हाथी पर, काला हिरण पर, चिंकारा पर और गोडावण पर। इसके बाद में अगर अपन चर्चा करते हैं तो वन्य जीव अधिनियम, वन्य जीव अधिनियम 1986, जो राष्ट्रीय वन्य जीव अधिनियम 1986 के तहत विभिन्न प्रकार के जो कीट पतंग है, जैसे तितलियां, तितलियां हो गई, और भी उड़ने वाले जो कीट हैं, पतंगे हैं, तितलियां, पतंगे। इसके बाद में जिसको अपन बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई आदि कीटों को, आदि जो कीट हैं, कीटों को भी संरक्षित जातियों में शामिल कर लिया गया, को संरक्षित जातियों में शामिल किया गया। संरक्षित जातियों में शामिल किया गया।
इसके बाद में देखिए सन 1991 में जो पौधों की भी 6 जातियां पहली बार इस सूची में शामिल की गई। में पौधों की 6 प्रजातियों को इस सूची में शामिल किया गया, संरक्षित सूची में, इस सूची में शामिल किया गया। इस सूची में क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया। अब इसी के तहत देखिए कि भारत में वन और वन्य जीवों के संरक्षण के तहत विभिन्न प्रकार के प्रावधान किए गए, क्योंकि आज आए दिन वन और वन्य जीवों का ह्रास होता जा रहा है, तो इनको सुरक्षा मुहैया कराना सबसे महत्वपूर्ण है। इसके लिए पर्यावरणविद हैं, उन्होंने 1970 के दशक में, 60 और 70 के दशक में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए क्या की, मांग की। इसके बाद में भारत सरकार ने 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कानून लागू किया गया, जिसके तहत वन्य जीवों को आवास उपलब्ध कराना, इनकी शिकार पर प्रतिबंध लगाना, इसके अलावा इनको सुरक्षा मुहैया कराना, अवैध व्यापार पर रोक लगाना, ये सारे कार्य किए गए। केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के अभ्यारण्य और पशु विहार की स्थापना की गई, जिसके तहत कई जो संकटग्रस्त जो प्रजातियां उनको बचाने के लिए कदम उठाए गए, जैसे काला हिरण है, एक सींग वाला गैंडा है, बाघ है, चिंकारा है, गोडावण है, इस प्रकार से। इसके बाद देखिए आगे अपन चर्चा करते हैं वन और वन्य जीवों के संरक्षण अधिनियम के तहत ही एक बाघ परियोजनाओं की क्या की गई, शुरुआत की गई। तो सबसे पहले अपन बाघ परियोजना की बात करते हैं। तो बाघ परियोजना क्या है, देखिए बाघ परियोजना, और इसी बाघ परियोजना में आगे अपन चर्चा करेंगे प्रोजेक्ट टाइगर। बाघ परियोजना या प्रोजेक्ट टाइगर। तो देखिए वन्य जीवन संरचना में बाघ टाइगर एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है, और 1973 में पाया गया कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो बाघों की संख्या लगभग 55,000 से घटकर 1827 रह गई। तो देखिए इसी के तहत देखिए कि बाघ परियोजना क्या है। सबसे पहले यह परियोजना बाघों के लिए चलाएगी, बाघों व अन्य प्रजातियों को सुरक्षा देने के लिए चलाई गई। यह परियोजना बाघ व अन्य प्रजातियों को सुरक्षा देने के लिए क्या की गई है, चलाई गई है, क्योंकि बीसवीं सदी से पहले बाघों की संख्या 55,000 थी। अब मात्र 1827 रह गई। अब 1827 रह गई। तो यह एक चिंता का क्या है, विषय है। इसलिए बाघ परियोजना बाघों को संरक्षण प्रदान करने के लिए चलाई गई, क्योंकि अपन बात करते हैं कि 20वीं सदी से पहले जो बाघों की जो संख्या थी वो 55,000 थी,
और अब मात्र कितनी रह गई है, 1827 ही रह गई है। इसके पीछे कई कारण हैं कि बाघों को मारकर उनके व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या का कम होना, जनसंख्या में वृद्धि बाघों की संख्या घटने के मुख्य कारण है। अब देखिए बाघों की संख्या कम होने के कारण कि वो कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण बाघों की संख्या 55,000 से घट करके 1827 रह गई है। इसमें सबसे पहले आता है बाघों का शिकार कर उनका व्यापार करना, उनका व्यापार करना, दूसरे नंबर पर आता है कि जो बाघों के जो आवासीय स्थल हैं उनका सिकुड़ना, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, जहां बाघ रहते थे वहां आज जंगलों का विनाश होता जा रहा है, तो आवासीय जो स्थल है उनका सिकुड़ना है। इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं कि जंगली उपजातियों की संख्या में कमी, जंगली उपजातियों की संख्या में कमी, जैसे जैसे जंगली उपजातियों की संख्या में कमी आएगी तो बाघों के लिए जो भोजन है वो उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इसके कारण भी बाघों की संख्या निरंतर क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। इसके बाद आती है बाघों की खाल का व्यापार, बाघों की खाल का व्यापार, खाल व हड्डियों का व्यापार और जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि, इस कारण से देखिए बाघों की संख्या निरंतर क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। अतः देश में शिकार, चोरी, गैर कानूनी व्यापार करने वाले इसके मुख्य निशाने पर हैं। इस परियोजना के तहत आप उतार सकते इसको। इस परियोजना में बाघों और जंगली जानवरों की चोरी, शिकार करने वाले मुख्य निशाने पर हैं, मुख्य निशाने पर हैं। तो देखिए कि बाघ परियोजना क्यों शुरू की गई है। यह परियोजना बाघ वन्य प्रजाति को सुरक्षा देने के लिए चलाई गई है, क्योंकि 20वीं शताब्दी में बाघों की संख्या 55,000 थी, अब घट करके 1,827 रह चुकी है। बाघों की संख्या कम होने के कई कारण हैं। बाघों का शिकार कर उनका व्यापार करना, इनके आवासीय स्थलों का कम होना, जंगली उपजातियों की संख्या में कमी, ताकि बाघों को सही ढंग से भोजन प्राप्त नहीं होता है, बाघों की खाल व हड्डियों का व्यापार हो गया। इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि। इस परियोजना में बाघ और जंगली जानवरों की चोरी, शिकार करने वाले जो लोग हैं वो मुख्य निशाने पर हैं। अब बात आती है अपनी कि पहले देखिए, आप प्रश्न भी लिख सकते हो कि
एशिया के अंदर, एशिया महाद्वीप के अंदर भारत और नेपाल में दुनिया की 2/3 बाघों के लिए आवास उपलब्ध कराते हैं। आज इनकी संख्या लगभग क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। देखिए तो इसी में ही अपन आगे चर्चा करते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर क्या है। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर जो परियोजना है वो क्या है कि प्रोजेक्ट टाइगर दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट टाइगर दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण वन्यजीव परियोजनाओं में से एक है। वन्यजीव परियोजनाओं में से एक है। इसके बाद आता है इसकी शुरुआत 1973 में हुई। बात आती है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन परियोजनाओं में से कौन सी परियोजना आती है, तो प्रोजेक्ट टाइगर आती है। कि प्रोजेक्ट टाइगर दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण वन्यजीव परियोजनाओं में से क्या है, एक है। इस परियोजना की शुरुआत कब हुई, 1973 में। इसके बाद देखिए इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य प्रोजेक्ट जो टाइगर है, इस परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो जो बाघों की जो घटती हुई जो संख्या है, बाघों की घटती हुई संख्या को रोकना, व बाघों को बचाना। बाघों के शिकार व व्यापार पर प्रतिबंध लगाना। कि इस परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो बाघों की घटती हुई जो संख्या है उसको रोकना है, बाघों को बचाना है, बाघों के शिकार व व्यापार पर प्रतिबंध लगाना है। इसके अलावा इसी परियोजना के अंतर्गत देखिए कि विभिन्न प्रकार की, छोटा हो चाहे बड़े आकार की जो जैव विविधता है उसको बचाना है। जैव विविधता को बचाना, इस परियोजना की क्या है मुख्य उद्देश्य है। कि बाघों की घटती हुई संख्या को रोकना, बाघों को बचाना, बाघों के अवैध शिकार और व्यापार पर प्रतिबंध लगाना, जैव विविधता को बचाना। ठीक है, तो इसके बाद देखिए भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाओं के कई उदाहरण हैं। आप उतार सकते इसको।
प्रोजेक्ट टाइगर दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण वन्यजीव परियोजनाओं में से एक है। इसकी शुरुआत 1973 में हुई। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाघों की घटती हुई संख्या को रोकना, बाघों को बचाना, बाघों के शिकार व व्यापार पर प्रतिबंध लगाना और जैव विविधता को बचाना। इसके बाद देखिए कि भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाओं के उदाहरण हैं। तो भारत की महत्वपूर्ण बाघ संरक्षण परियोजनाएं, भारत की महत्वपूर्ण बाघ संरक्षण परियोजनाएं, भारत की महत्वपूर्ण बाघ परियोजनाएं, बाघ संरक्षण परियोजनाएं। प्रश्न आ रहा है भारत की कोई 3 बाघ परियोजनाओं के नाम बताओ, बाघ संरक्षण परियोजनाओं के नाम बताओ। तो भारत की महत्वपूर्ण बाघ संरक्षण परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट भी बोलते हैं इसको, कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के अंदर है। इसके बाद आता है सुंदरबन, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अलवर राजस्थान, सरिस्का जो राष्ट्रीय उद्यान है अलवर राजस्थान में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, ये मध्य प्रदेश में है। इसके बाद में आता है मानस बाघ रिजर्व, मानस बाघ रिजर्व, ये है असम में। इसके बाद आता है पेरियार बाघ रिजर्व, पेरियार बाघ रिजर्व, ये है केरल। इसके अलावा रणथंभौर, राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर, राजस्थान। और भी कई हैं। तो देखिए ये महत्वपूर्ण बाघ संरक्षण परियोजनाओं के उदाहरण हैं, जिनमें से जो 7 बाघ परियोजनाएं हैं। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के अंदर है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल के अंदर है, सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी है,
सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अलवर राजस्थान में है, जो बाघों के लिए और हरे कबूतरों के लिए भी क्या है, प्रसिद्ध है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, मध्य प्रदेश में है। मानस बाघ रिजर्व है, असम के अंदर है। इसके बाद अपन बात करते हैं पेरियाई बाघ रिजर्व है, केरल के अंदर है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर राजस्थान के अंदर है। इसके बाद हम देखिए इन बाघ परियोजनाओं के बाद ही और भी आप अन्य जो बाघ परियोजनाएं हैं, पशु विहार है, इनके बारे में आप चर्चा कर सकते हैं। और इनकी आप सूची भी बनाना आपको एक कि विश्व की या भारत की प्रमुख अन्य बाघ परियोजनाएं कौन कौन सी हैं और पशु विहार कौन कौन से हैं। इसके बाद में भारत में वन और वन्य जीवों का संरक्षण के बारे में आपने पढ़ा। अगले अध्याय में अपन इसी चीज़ की चर्चा करते हुए पाठ में पढ़ेंगे वन और वन्य जीवों के संसाधनों के प्रकार और वितरण। और इसके बाद में फिर आप पढ़ोगे कि भारत में जो वन और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के जो समुदाय हैं उनकी क्या भूमिका है, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप नियमित वीडियो देखें। अगर कोई समस्या है तो मैं बार बार बोलता हूँ आपको कि कमेंट के द्वारा आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसके बाद में अपने एक अध्याय और पढ़ेंगे भूगोल के अंदर। इसके बाद में अपना राजनीतिक विज्ञान जो आपके लोकतांत्रिक पाठ्य पुस्तक है उसके जो विभिन्न प्रकार के जो अध्याय हैं उनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। धन्यवाद।